हेलो गाइस, वेलकम बैक टू ऑन डेस्क प्लान। आज हम जानेंगे यूनिट इकोनॉमिक्स क्या होता है। तो शुरू करने से पहले चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें। यूनिट इकोनॉमिक्स, इसे समझो अपने बिजनेस के लिए एक स्पेशल मैग्नीफाइंग ग्लास जैसा। यह ग्लास आपको देखने में मदद करता है कि आपका बिजनेस सच में पैसा बना रहा है या पैसा गंवा रहा है। बहुत सारे बिजनेसेस, खासकर नए वाले, इसे देखना भूल जाते हैं। वो बड़े नंबर्स पर फोकस करते हैं, जैसे टोटल रेवेन्यू या बहुत सारे यूजर्स जल्दी से पाना। लेकिन यूनिट इकोनॉमिक्स आपको प्रॉफिटेबिलिटी को एक बहुत बेसिक लेवल पर समझने में मदद करता है। यह एक सिंगल यूनिट को देखता है। यह यूनिट क्या है? यह एक कस्टमर हो सकता है, यह एक प्रोडक्ट हो सकता है जो आप बेचते हैं, यह एक सब्सक्रिप्शन हो सकता है जो आप ऑफर करते हैं। हर सिंगल यूनिट के लिए यूनिट इकोनॉमिक्स एक सिंपल सवाल पूछता है, क्या यह एक यूनिट आपके लिए अपनी लागत से ज्यादा पैसा बनाता है? अगर जवाब हाँ है, तो यह गुड न्यूज है। इसका मतलब है कि आपका बिजनेस मॉडल सस्टेनेबल हो सकता है। अगर जवाब ना है, तो आपको प्रॉब्लम है। आपको इसे ठीक करने की जरूरत है, इससे पहले कि आप बहुत बड़ा ग्रो करने की कोशिश करें। इसे इग्नोर करने से बाद में बड़ी मुसीबत हो सकती है। बहुत से स्टार्टअप्स फेल हो जाते हैं क्योंकि वे अपने यूनिट इकोनॉमिक्स को नहीं समझते। हो सकता है वे बहुत सारा पैसा रेज करें, हो सकता है उन्हें बहुत अटेंशन मिले, लेकिन अगर हर कस्टमर पर उनकी कमाई से ज्यादा खर्च होता है, तो वे फेलियर के रास्ते पर हैं। यह ऐसा है जैसे एक बाल्टी में छेद हो। आप पानी, पैसा डालते रह सकते हैं, लेकिन वह आखिर में खाली हो जाएगी। यूनिट इकोनॉमिक्स आपको वह छेद ढूंढने में मदद करता है, और यह आपको उसे इफेक्टिवली पैच करने का तरीका जानने में मदद करता है। यह फंडामेंटल है। गैप 2S। तो यूनिट इकोनॉमिक्स समझना सिर्फ अकाउंटेंट्स के लिए नहीं है, यह हर फाउंडर के लिए है, यह हर मैनेजर के लिए है, यह हर उस व्यक्ति के लिए है जो एक लास्टिंग सक्सेसफुल बिजनेस बनाना चाहता है। यह आपको बताता है कि क्या आपका कोर बिजनेस आइडिया असल में रियल वर्ल्ड में काम करता है। यह जानने के बारे में है कि कस्टमर या सेल के साथ आपके हर कदम आगे बढ़ाने पर आप सच में प्रोग्रेस कर रहे हैं या सिर्फ अपनी जगह पर पहिया घुमा रहे हैं। यह जेन्युइन बिजनेस हेल्थ और सस्टेनेबल ग्रोथ का सीक्रेट कोड है। तो चलिए और चखते हैं। चलिए यूनिट के इस आइडिया में और गहराई में जाते हैं। यूनिट इकोनॉमिक्स का कोर कॉन्सेप्ट है अपने पूरे बिजनेस को ब्रेक डाउन करना। आप इसे इसके सबसे छोटे रिपीटेबल पार्ट्स में तोड़ते हैं। इनमें से हर पार्ट या यूनिट को फिर ऐसे एनालाइज किया जाता है जैसे वो अपने आप में एक छोटा सा बिजनेस हो। यह अप्रोच चीजों को सिंप्लीफाई करता है। यह एक बड़ी कॉम्प्लेक्स कंपनी को लेता है और उसकी परफॉर्मेंस को समझने में बहुत आसान बनाता है। यह आपको एक एक पेड़ को बहुत ध्यान से देखकर जंगल को समझने में मदद करता है। तो एक यूनिट क्या हो सकता है? यह सच में आपके बिजनेस मॉडल पर डिपेंड करता है। अगर आप ऑनलाइन जूते बेचते हैं, तो एक यूनिट एक जोड़ी जूते बेचे गए हो सकते हैं। अगर आपके पास सॉफ्टवेयर सब्सक्रिप्शन सर्विस SAS है, तो एक यूनिट आमतौर पर एक सब्सक्राइबर होता है। अगर आप एक कॉफी शॉप चलाते हैं, तो एक यूनिट एक कस्टमर सर्व्ड हो सकता है, या एक कप कॉफी बिका हुआ भी। की यह है कि एक ऐसा यूनिट चुने जो आपके बिजनेस के वैल्यू जनरेट करने और कॉस्ट्स इनकर करने के फंडामेंटल तरीके को रिप्रेजेंट करे। यह चॉइस एक्यूरेट एनालिसिस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अपने यूनिट को सही ढंग से डिफाइन करना इतना क्रूशियल क्यों है? क्योंकि आपके सभी कैलकुलेशंस इसी डेफिनेशन पर बेस्ड होंगे। अगर आप अपने यूनिट को बहुत ब्रॉडली डिफाइन करते हैं, तो आप इंपॉर्टेंट डिटेल्स मिस कर सकते हैं। अगर आप इसे बहुत नैरोली डिफाइन करते हैं, तो आपका एनालिसिस बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक मार्केट प्लेस चलाते हैं, तो क्या आपका यूनिट एक ट्रांजैक्शन है, या यह एक बायर है, या एक सेलर? आपको यह सोचना होगा कि वास्तव में आपके रेवेन्यू और आपके कॉस्ट्स को क्या ड्राइव करता है। यह थॉटफुल डेफिनेशन यूजफुल यूनिट इकोनॉमिक्स की नींव है। एक बार जब आप अपने यूनिट को क्लियरली डिफाइन कर लेते हैं, तो आप इसे एक मिनी कंपनी की तरह ट्रीट करना शुरू कर सकते हैं। इस मिनी कंपनी के अपने रेवेन्यूज होते हैं, इसके अपने कॉस्ट्स होते हैं। अपने बिजनेस को इस तरह से देखकर आप प्रॉब्लम्स को आइसोलेट कर सकते हैं। आप स्ट्रेंथ्स को भी बहुत क्लियरली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। हो सकता है कि एक टाइप का कस्टमर यूनिट हाईली प्रॉफिटेबल हो, जबकि दूसरा नहीं। यह इनसाइट सोने जैसी है। यह आपको अपने एफर्ट्स को वहां फोकस करने की अनुमति देता है जहां वे सबसे ज्यादा मैटर करते हैं। यह आपको एक सच में लीन
और एफिशिएंट ऑपरेशन बनाने में मदद करता है। अब जब हम समझ गए हैं कि यूनिट क्या है, तो चलिए बात करते हैं आने वाले पैसे की। इसे अक्सर रेवेन्यू पर यूनिट या आरपीयू कहा जाता है। कभी कभी खासकर सब्सक्रिप्शन बिजनेसेस या यूजर्स वाली सर्विसेज के लिए इसे एवरेज रेवेन्यू पर यूजर या एआरपीयू कहा जाता है। इन टर्म्स का मतलब सी ही होता है। वे आपको बताते हैं कि ऑन एवरेज हर सिंगल यूनिट आपके बिजनेस के लिए एक स्पेसिफिक पीरियड में कितना पैसा जनरेट करता है। यह आपके यूनिट इकोनॉमिक्स पजल का पहला बड़ा पीस है। आरपीयू कैलकुलेट करना आमतौर पर स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है। आप अपने सभी यूनिट से जनरेट हुए टोटल रेवेन्यू को लेते हैं, फिर आप इसे टोटल नंबर ऑफ यूनिट से डिवाइड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके ऑनलाइन स्टोर ने पिछले महीने 100 टी शर्ट्स बेची और इन टी शर्ट से $3,000 का रेवेन्यू कमाया, तो एक टी शर्ट के लिए आपका आरपीयू $30 है, यानी $3,000 डिवाइडेड बाय 100। अगर आपकी सॉफ्टवेयर कंपनी के 1,000 सब्सक्राइबर्स हैं और वह मंथली सब्सक्रिप्शन फीस से $50,000 कमाती है, तो आपका एआरपीयू $50 पर सब्सक्राइबर पर मंथ है। सिंपल है ना? अपना आरपीयू जानना स्टेप 1 है, क्योंकि यह बेसलाइन सेट करता है। यह आपको बताता है कि हर यूनिट कितनी टॉप लाइन वैल्यू लाता है। इस नंबर के बिना आप सच में असेस नहीं कर सकते कि आपके कॉस्ट्स बहुत ज्यादा हैं या आपकी प्राइसिंग सही है। एक हाई आरपीयू आमतौर पर एक अच्छा साइन है, लेकिन यह अपने आप में पूरी कहानी नहीं बताता। आपको इसे अपने कॉस्ट से कंपेयर करने की जरूरत है, जिसके बारे में हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे। ध्यान रखें कि आरपीयू समय के साथ बदल सकता है, इसलिए इसे रेगुलरली ट्रैक करना इंपॉर्टेंट है। फॉर इंस्टेंस, एक SAS बिजनेस के डिफरेंट सब्सक्रिप्शन टियर्स हो सकते हैं। एक बेसिक प्लान का आरपीयू $10 पर मंथ हो सकता है। एक प्रीमियम प्लान का आरपीयू $100 पर मंथ हो सकता है। डिफरेंट सेगमेंट्स या प्रोडक्ट टाइप्स के लिए आरपीयू समझना बहुत इंसाइटफुल हो सकता है। एक ई-कॉमर्स बिजनेस देख सकता है कि हॉलिडे सीजन्स के दौरान आरपीयू बढ़ता है, या यह बढ़ सकता है अगर वे सक्सेसफुल कस्टमर्स को पर ऑर्डर ज्यादा आइटम्स खरीदने के लिए अपसेल करते हैं। आरपीयू ट्रैक करने से आपको यह देखने में मदद मिलती है कि आपकी प्राइसिंग स्ट्रेटजीज और सेल्स एफर्ट्स इफेक्टिवली काम कर रहे हैं या नहीं। पर यूनिट आने वाले पैसे आरपीयू का पता लगाने के बाद हमें बाहर जाने वाले पैसे को देखना होगा। यह है कॉस्ट पर यूनिट या सीपीयू। फिजिकल प्रोडक्ट्स बेचने वाले बिजनेसेस के लिए यह अक्सर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड COGS के बहुत सिमिलर होता है। इसमें आपके प्रोडक्ट या सर्विस के एक यूनिट को प्रोड्यूस करने या डिलीवर करने से जुड़े सभी डायरेक्ट कॉस्ट्स शामिल हैं। अपने सीपीयू को एक्यूरेटली समझना एब्सोल्युटली क्रिटिकल है। अगर आप इसे गलत समझते हैं तो आपकी पूरी प्रॉफिटेबिलिटी पिक्चर डिस्टॉर्ट हो जाएगी। सीपीयू में क्या क्या आता है? एक फिजिकल प्रोडक्ट के लिए, जैसे कि हमने जिस टी शर्ट का जिक्र किया, सीपीयू में ब्लैंक टी शर्ट की कॉस्ट शामिल होती है। इसमें डिजाइन प्रिंट करने की कॉस्ट शामिल है। इसमें पैकेजिंग शामिल है। इसमें शिपिंग और हैंडलिंग का एक हिस्सा भी शामिल है, अगर आप फ्री या सब्सिडाइज्ड शिपिंग ऑफर करते हैं जो सीधे हर सेल से जुड़ा हो। एक सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट के लिए डायरेक्ट कॉस्ट्स में पीयर यूजर सर्वर होस्टिंग कॉस्ट्स, यूजर से सीधे जुड़े कस्टमर सपोर्ट कॉस्ट्स या पर यूजर लगने वाले कोई थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर लाइसेंसेस शामिल हो सकते हैं। इस स्पेसिफिक यूनिट इकोनॉमिक कैलकुलेशन के लिए अपने सीपीयू में केवल डायरेक्ट वेरिएबल कॉस्ट्स को शामिल करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वे कॉस्ट्स हैं जो आपके एक और यूनिट बेचने पर बढ़ते हैं। फिक्स्ड कॉस्ट्स जैसे ऑफिस रेंट या आपकी कोर इंजीनियरिंग टीम की सैलरीज, जब तक कि वे सीधे यूनिट्स के साथ स्केल न हो, आमतौर पर बेसिक सीपीयू में शामिल नहीं होते हैं। ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी देखते समय हम उन्हें अकाउंट फॉर करते हैं, लेकिन यूनिट इकोनॉमिक्स के लिए हम वेरिएबल कॉस्ट पर फोकस करते हैं। यह डिस्टिंक्शन बेचे गए हर यूनिट की मार्जिनल प्रॉफिटेबिलिटी को समझने में मदद करता है। एक एक्यूरेट सीपीयू आपको वाइटल डिसीजंस लेने में मदद करता है। यह सीधे आपकी प्राइसिंग स्ट्रेटजी को इंपैक्ट करता है। अगर एक टी शर्ट के लिए आपका सीपीयू $15 है और आपका आरपीयू $30 है, तो आपके पास पर टी शर्ट $15 का ग्रोस प्रॉफिट है। लेकिन अगर आपका सीपीयू असल में $25 था, तो आपका प्रॉफिट मार्जिन बहुत छोटा होगा। इसका मतलब हो सकता है कि आपको सस्ते सप्लायर्स ढूंढने की जरूरत है, या आपको अपनी प्राइस बढ़ाने की जरूरत हो सकती है।
या आपको अपनी प्रोडक्शन एफिशिएंसी सुधारने की जरूरत हो सकती है। ट्रू सीपीयू जाने बिना आप इन क्रूशल चॉइसेस पर अंधेरे में तीर चला रहे हैं। सेक्शन 5, कस्टमर्स जीतना, कस्टमर एक्विजिशन की कीमत या सीएसी। तो आपको पता है कि हर यूनिट कितना रेवेन्यू लाता है, यानी आरपीयू। आपको यह भी पता है कि हर यूनिट को प्रोड्यूस करने या डिलीवर करने में कितना खर्च आता है, यानी सीपीयू। अब एक और मेजर कॉस्ट है जिस पर विचार करना है। उस कस्टमर को पाने या उस यूनिट को बेचने में आपको आखिर कितना खर्च आता है। इसे कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट या सीएसी कहा जाता है। बहुत से बिजनेसेस के लिए, खासकर कंपेटिटिव मार्केट्स में या जो मार्केटिंग और सेल्स पर रिलाई करते हैं, सीएसी एक बहुत सिग्निफिकेंट एक्सपेंस हो सकता है। यह वह पैसा है जो आप एक नया कस्टमर जीतने के लिए खर्च करते हैं। सीएसी कैलकुलेट करने के लिए आप आमतौर पर एक स्पेसिफिक पीरियड में अपने सभी सेल्स और मार्केटिंग एक्सपेंसेस को जोड़ते हैं। इसमें एडवर्टाइजिंग स्पेंड, आपकी सेल्स और मार्केटिंग टीम की सैलरीज, अगर वे सीधे एक्विजिशन में इन्वॉल्व्ड हैं, कमीशंस, कंटेंट क्रिएशन कॉस्ट्स और नए कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के उद्देश्य से किए गए कोई भी अन्य एक्सपेंसेस शामिल हैं। फिर आप इस टोटल अमाउंट को उसी पीरियड के दौरान अक्वायर किए गए नए कस्टमर्स की संख्या से डिवाइड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने पिछले महीने मार्केटिंग पर $10,000 खर्च किए और 100 नए कस्टमर्स पाए, तो आपका सीएसी $100 पर कस्टमर है। एक हाई सीएसी बिजनेस के लिए एक साइलेंट किलर हो सकता है। भले ही आपका आरपीयू आपके सीपीयू से बहुत ज्यादा हो, एक बहुत हाई सीएक हर नए कस्टमर को लंबे समय तक या हमेशा के लिए अनप्रॉफिटेबल बना सकता है। इमेजिन कीजिए आपका टी शर्ट बिजनेस आरपीयू $30, सीपीयू $15। इससे $15 का ग्रोस प्रॉफिट मिलता है। लेकिन अगर एक टी शर्ट बेचने के लिए एडवर्टाइजिंग में $25 यानी सीएसी खर्च होते हैं, तो आप असल में उस कस्टमर से उस पहली सेल पर $10 का नुकसान उठा रहे हैं। यह सस्टेनेबल सिचुएशन नहीं है अगर कस्टमर्स और खरीदने के लिए वापस नहीं आते। सीएटी के साथ चैलेंज अक्सर कॉस्ट्स को सही ढंग से एट्रीब्यूट करना होता है। कौन से मार्केटिंग चैनल सबसे ज्यादा कॉस्ट इफेक्टिव कस्टमर्स ला रहे हैं? क्या आप डिफरेंट कैंपेन्स की परफॉर्मेंस ट्रैक कर रहे हैं? नए कस्टमर्स एक्वायर करने के एफर्ट्स और एग्जिस्टिंग वंस को रिटेन करने के एफर्ट्स के बीच डिस्टिंग्विश करना भी इंपॉर्टेंट है। सीएसी के लिए हम पूरी तरह से नए कस्टमर्स को दरवाजे तक लाने या वह इनिशियल यूनिट सेल करने की कॉस्ट पर फोकस्ड है। अपने सीएसी को समझना और फिर उसे ऑप्टिमाइज करने के लिए लगातार काम करना एक स्केलेबल बिजनेस बनाने की की है। सेक्शन 6, द मैजिक फॉर्मूला, कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू CLTV वर्सेस कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट CAC। अब हम यूनिट इकोनॉमिक्स में एक सच में पावरफुल कंपैरिजन पर पहुंचते हैं। यह कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू या CLTV और कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट या CAC के बीच का रिलेशनशिप है। हम जानते हैं कि CAC वह है जो आप एक कस्टमर पाने के लिए पे करते हैं। CLTV दूसरी ओर वह टोटल नेट प्रॉफिट है जो आप उस कस्टमर के साथ अपने पूरे फ्यूचर रिलेशनशिप से कमाने की एक्सपेक्ट करते हैं। यह सिर्फ पहली सेल के बारे में नहीं है, यह उस सारे पैसे के बारे में है जो वे समय के साथ आपके साथ खर्च करेंगे, माइनस उन्हें सर्व करने की कॉस्ट्स। CLTV कैलकुलेट करना आरपीयू या CAC से थोड़ा ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो सकता है। इसे एस्टिमेट करने का एक सिंपल तरीका है एवरेज परचेस वैल्यू लेना, उसे एवरेज परचेस फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करना और फिर उसे एवरेज कस्टमर लाइफ स्पैन से मल्टीप्लाई करना। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक कस्टमर पर ऑर्डर $50 खर्च करता है, साल में 3 बार ऑर्डर करता है और 2 साल तक कस्टमर बना रहता है, तो उनका CLTV $50 गुना 3 गुना 2 यानी $300 होगा। आपको ज्यादा एक्यूरेट प्रॉफिट बेस्ड CLTV के लिए अपने ग्रोस मार्जिन को भी यहाँ फैक्टर इन करना चाहिए। ध्यान देने वाली क्रिटिकल बात CLTV और CAC का रेशियो है। एक हेल्थी बिजनेस आमतौर पर चाहता है कि उसका CLTV उसके CAC से सिग्निफिकेंटली ज्यादा हो। एक कॉमन बेंचमार्क जो अक्सर बताया जाता है वह है CLTV to CAC रेशियो 3:1 या उससे ज्यादा। इसका मतलब है कि एक कस्टमर एक्वायर करने पर खर्च किए गए हर डॉलर के लिए आप उस कस्टमर से अपने बिजनेस के साथ उनके लाइफ टाइम में नेट प्रॉफिट में $3 वापस पाने की एक्सपेक्ट करते हैं।
अगर आपका रेशियो 1:1 है तो आप हर कस्टमर पर बस ब्रेक इवन कर रहे हैं, जो सस्टेनेबल नहीं है जब आप अदर ओवरहेड्स को फैक्टर इन करते हैं। अगर यह 1:1 से कम है तो आप हर नए कस्टमर पर पैसा गंवा रहे हैं। यह रेशियो इतना वाइटल क्यों है? क्योंकि यह आपको बताता है कि आपकी कस्टमर एक्विजिशन स्ट्रैटेजी लॉन्ग रन में प्रॉफिटेबल है या नहीं। अगर आपका CLTV आपके CAC से बहुत ज्यादा है तो इसका मतलब है कि आप नए कस्टमर्स पाने के लिए एक सर्टेन अमाउंट खर्च कर सकते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि आप वह पैसा वापस कमा लेंगे और उससे भी ज्यादा समय के साथ। यह आपको ग्रोथ में कॉन्फिडेंटली इन्वेस्ट करने की अनुमति देता है। इसके विपरीत अगर आपका CAC आपके CLTV के करीब है या उससे ज्यादा है तो आपको अर्जेंटली या तो अपना CAC कम करना होगा, अपना CLTV बढ़ाना होगा या दोनों। नहीं तो जितने ज्यादा कस्टमर्स आप अक्वायर करेंगे उतना ही ज्यादा पैसा आप गंवाएंगे। सेक्शन 7, चलिए रियल बात करते हैं एक DTC स्किन केयर ब्रांड की यूनिट इकोनॉमिक्स जर्नी। चलिए इसे एक एग्जाम्पल के साथ और कॉन्क्रीट बनाते हैं। इमेजिन कीजिए ग्लो अप, एक डायरेक्ट टू कंज्यूमर स्किन केयर ब्रांड। उनका मेन प्रोडक्ट एक स्पेशल फेस सीरम है जो ऑनलाइन बेचा जाता है। ग्लो अप के लिए कस्टमर लेवल यूनिट इकोनॉमिक्स के लिए वे जो प्राइमरी यूनिट ट्रैक करते हैं वह है एक नया कस्टमर अक्वायर किया गया। वे पेयर प्रोडक्ट सोल्ड यूनिट इकोनॉमिक्स भी ट्रैक करते हैं। चलिए यहाँ कस्टमर यूनिट पर फोकस करते हैं। वे जानना चाहते हैं कि क्या हर नया कस्टमर जो वे लाते हैं वह समय के साथ प्रॉफिटेबल है। यह उनके ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग स्पेंड और ग्रोथ स्ट्रेटजी के लिए क्रूशल है। पहले ग्लो अप अपना रेवेन्यू पर यूनिट कैलकुलेट करता है, या इस केस में चलिए एक नए कस्टमर की पहली परचेस के लिए एवरेज ऑर्डर वैल्यू पर विचार करते हैं। मान लीजिए नए कस्टमर्स आमतौर पर $60 में सीरम की एक बॉटल खरीदते हैं, तो उस ट्रांजैक्शन के लिए इनिशियल RPU $60 है। नेक्स्ट वे उस सीरम के लिए अपना कॉस्ट पर यूनिट कैलकुलेट करते हैं। इसमें इंग्रेडिएंट्स शामिल हैं जिनकी कॉस्ट $10 है, पैकेजिंग $5 और उस पहली ऑर्डर के लिए फुलफिलमेंट कॉस्ट्स जैसे शिपिंग और हैंडलिंग और $5। तो CPU है $10 प्लस $5 प्लस $5, कुल मिलाकर $20 पर बॉटल। इससे उन्हें पहली सेल पर $60 minus $20 यानी $40 का ग्रोस प्रॉफिट मिलता है। अब ग्लो अप अपने कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट को देखता है। वे इंस्टाग्राम एड्स और इन्फ्लुएंसर कोलैबोरेशंस पर भारी खर्च करते हैं। पिछले महीने उन्होंने मार्केटिंग पर $20,000 खर्च किए और 500 नए कस्टमर्स अक्वायर किए। तो उनका CAC $20,000 डिवाइडेड बाय 500 जो कि $40 पर न्यू कस्टमर के बराबर है। पहली सेल पर वे $40 का ग्रोस प्रॉफिट कमाते हैं और उस कस्टमर को अक्वायर करने में उन्हें $40 खर्च होते हैं। इसका मतलब है कि वे पहली ट्रांजैक्शन पर ही ब्रेक इवन करते हैं। यह बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन यह जरूरी नहीं कि डिजास्टर हो अगर कस्टमर्स और खरीदने के लिए वापस आते हैं। यहीं पर कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू ग्लो अप के लिए क्रिटिकल बन जाता है। वे पाते हैं कि ऑन एवरेज एक कस्टमर साल में 4 बार उनका सीरम खरीदता है और चर्न होने से पहले 1.5 साल तक लॉयल रहता है। तो एक कस्टमर 4 गुना 1.5 यानी अपने लाइफ टाइम में 6 परचेसेस करता है। पर बॉटल प्रॉफिट $40 है, तो ग्रोस प्रॉफिट CLTV 6 परचेसेस गुना $40 पर परचेस, कुल मिलाकर $240 है। अब $240 के CLTV की तुलना $40 के CAC से करने पर रेशियो 240:40 है, जो कि 6:1 है। यह एक बहुत हेल्थी रेशियो है। इसका मतलब है कि उनका मार्केटिंग स्पेंड जस्टिफाइड है, क्योंकि कस्टमर्स समय के साथ वैल्यूएबल होते हैं। सेक्शन 8, इंतजार का खेल और जीत, पेबैक पीरियड और शानदार प्रॉफिट मार्जिन्स। CLTV टू CAC रेशियो के अलावा 2 और मेट्रिक्स सुपर हेल्पफुल हैं, पेबैक पीरियड और यूनिट प्रॉफिट मार्जिन। पेबैक पीरियड आपको बताता है कि एक कस्टमर को अपनी एक्विजिशन कॉस्ट कवर करने के लिए इनफ प्रॉफिट जनरेट करने में कितना समय लगता है। एक छोटा पेबैक पीरियड आमतौर पर आपकी कंपनी के कैश फ्लो के लिए बेहतर होता है। आप एक कस्टमर अक्वायर करने में अपना इन्वेस्टमेंट तेजी से वापस पाते हैं और फिर उनसे हर सब्सिक्वेंट परचेस प्योर प्रॉफिट होता है, जो फिक्स्ड कॉस्ट्स और नेट प्रॉफिट को कवर करने में कंट्रीब्यूट करता है। चलिए हमारे ग्लो अप स्किन केयर ब्रांड पर वापस चलते हैं। उनका CAC $40 है, पर सीरम सोल्ड ग्रोस प्रॉफिट भी $40 है,
जो $60 आरपीयू मिनस $20 सीपीयू है। इसका मतलब है कि वे अपनी कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट पहली परचेस के साथ ही रिकूप कर लेते हैं। तो उनका पेबैक पीरियड सिर्फ एक परचेस है, या कहिए 1 महीना अगर कस्टमर्स मंथली परचेस करते हैं। यह एक्सेलेंट है। अगर उनका CAC $80 होता और पर परचेस प्रॉफिट $40 होता तो पेबैक पीरियड 2 परचेसेस या 2 महीने होता। बिजनेसेस, खासकर स्टार्टअप्स, अक्सर 12 महीने से कम के पेबैक पीरियड का एम रखते हैं। नेक्स्ट, चलिए यूनिट प्रॉफिट मार्जिन को देखते हैं। यह आरपीयू माइनस सीपीयू डिवाइडेड बाय आरपीयू के रूप में कैलकुलेट किया जाता है। ग्लो अप के सीरम के लिए यह $60 माइनस $20 डिवाइडेड बाय $60 यानी $40 डिवाइडेड बाय $60, जो कि 0.667 या 66.7% है। यह पर यूनिट सोल्ड एक स्ट्रॉन्ग ग्रोस प्रॉफिट मार्जिन है। इसका मतलब है कि सीरम बेचने से रेवेन्यू के हर डॉलर पर 66.7 सेंट्स ग्रोस प्रॉफिट है। CAC या अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जैसे रेंट या नॉन प्रोडक्शन स्टाफ की सैलरीज पर विचार करने से पहले एक हेल्थी यूनिट प्रॉफिट मार्जिन आपको एक्विजिशन कॉस्ट्स और अदर ओवरहेड्स को अब्सॉर्ब करने के लिए ज्यादा गुंजाइश देता है। ये मैट्रिक्स पेबैक पीरियड और यूनिट प्रॉफिट मार्जिन यूनिट लेवल पर आपके बिजनेस की हेल्थ और एफिशिएंसी के बारे में समझ की एक डीपर लेयर प्रदान करते हैं। एक शॉर्ट पेबैक पीरियड का मतलब है कि आप कस्टमर एक्विजिशन में बहुत ज्यादा कैपिटल बहुत लंबे समय तक नहीं फंसा रहे। एक अच्छा प्रॉफिट मार्जिन का मतलब है कि हर सेल आपके बॉटम लाइन में सिग्निफिकेंटली कंट्रीब्यूट करती है। CLTV to CAG के साथ मिलकर वे एक क्लियर पिक्चर दिखाते हैं कि क्या आपका बिजनेस इंजन स्मूथली और एफिशिएंटली चल रहा है या उसे ट्यून अप की जरूरत है। यह सस्टेनेबल ऑपरेशंस के लिए वाइटल है। सेक्शन 9, स्मार्ट चॉइसेस, स्ट्रॉन्ग फ्यूचर यूनिट इकोनॉमिक्स आपके स्ट्रेटेजिक कंपास के रूप में। अपने यूनिट इकोनॉमिक्स को समझना सिर्फ एक एकेडमिक एक्सरसाइज नहीं है। यह सिर्फ एक रिपोर्ट के लिए नंबर्स क्रंच करने के बारे में नहीं है। यह एक पावरफुल टूल है जो स्टार्टअप्स और एस्टेब्लिश्ड कॉर्पोरेशंस दोनों के लिए स्मार्ट स्ट्रेटेजिक डिसीजंस को एक्टिवली ड्राइव करता है। यह एक कंपास की तरह काम करता है जो आपको सस्टेनेबल ग्रोथ और प्रॉफिटेबिलिटी की ओर गाइड करता है। जब आप इस ग्रैन्युलर लेवल पर अपने नंबर्स जानते हैं तो आप सिर्फ अंदाजा लगाने या गट फीलिंग्स पर रिलाई करने के बजाय इन्फॉर्म्ड चॉइसेस कर सकते हैं। लीन सक्सेसफुल कंपनीज इसी तरह ऑपरेट करती हैं। स्टार्टअप्स के लिए सॉलिड यूनिट इकोनॉमिक्स अक्सर एक की फैक्टर होता है जिसे इन्वेस्टर्स देखते हैं। अगर आप दिखा सकते हैं कि आपके द्वारा अक्वायर किया गया हर कस्टमर एक रीजनेबल टाइम में प्रॉफिटेबल हो जाता है, एक अच्छे CLTV to CAC रेशियो और पेबैक पीरियड के साथ, तो यह साबित करता है कि आपका बिजनेस मॉडल वायबल है। यह दिखाता है कि आपके पास प्रॉफिटेबली स्केल करने का रास्ता है। इससे इन्वेस्टर्स आपको ग्रो करने के लिए कैपिटल देने में ज्यादा कॉन्फिडेंट महसूस करते हैं। अच्छे यूनिट इकोनॉमिक्स के बिना स्केल करने की कोशिश करना एक ऐसी आग पर तेल डालना है जो ठीक से नहीं बनी है। यह बस तेजी से कैश जला देती है। इसके अलावा यूनिट इकोनॉमिक्स आपको यह तय करने में मदद करता है कि एक्सेलरेटर कब दबाना है। अगर आपके यूनिट इकोनॉमिक्स स्ट्रांग हैं, तो यह मार्केटिंग और सेल्स में ज्यादा इन्वेस्ट करके और कस्टमर्स एक्वायर करने का सही समय हो सकता है। अगर वे वीक हैं, तो यह सिग्नल देता है कि आपको रुककर अंडरलाइंग इश्यूज को फिक्स करने की जरूरत है। शायद आपको CLTV बढ़ाने के लिए अपने प्रोडक्ट को इंप्रूव करने की जरूरत है, या शायद आपको CAC कम करने के लिए ज्यादा एफिशिएंट मार्केटिंग चैनल्स ढूंढने की जरूरत है, या आपको CPU कम करने के लिए सप्लायर्स के साथ रीनेगोशिएट करने की जरूरत हो सकती है। ये एक्शनेबल इनसाइट्स हैं। लार्ज कॉर्पोरेशंस के लिए भी यूनिट इकोनॉमिक्स ऑपरेशंस को ऑप्टिमाइज करने और न्यू वेंचर्स लॉन्च करने के लिए वाइटल है। यह आइडेंटिफाई करने में मदद कर सकता है कि कौन सी प्रोडक्ट लाइंस सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबल है। यह दिखा सकता है कि कौन से कस्टमर सेगमेंट्स सबसे ज्यादा वैल्यूएबल हैं। यह प्राइसिंग स्ट्रैटेजीज और रिसोर्स एलोकेशन को गाइड कर सकता है। संक्षेप में, चाहे आप एक छोटे स्टार्टअप हों जो अभी अपनी जर्नी शुरू कर रहे हैं, या एक ग्लोबल जायंट, अपने यूनिट इकोनॉमिक्स में महारत हासिल करना फंडामेंटल है। यह वह नींव है जिस पर आप एफिशिएंसी बनाते हैं, साउंड स्ट्रेटेजिक चॉइसेस करते हैं और अंततः लॉन्ग टर्म बिजनेस सक्सेस हासिल करते हैं। यह एक ऐसा बिजनेस बनाने का आप